भीष्म साहनी की एक किताब है झरोखे। अब जब मैंने पहली बार ये नाम सुना तो मुझे लगा कि शायद किसी पुराने घर या हवेली की कहानी होगी। हाँ, जिसके झरोखों से कोई झांक रहा होगा। बिल्कुल। पर जब इसे पढ़ती हूँ तो समझ आता है कि ये झरोखे किसी इमारत के नहीं बल्कि यादों के हैं। ये कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर रुके हुए पलों का एक खूबसूरत कोलाज है। हर किस्सा एक खिड़की जैसा है और साहनी जी बस इतना कहते हैं कि इधर से देखो, जिंदगी ऐसे भी दिखती है। और यही यही लाइन इस किताब का पूरा फलसफा है एक तरह से। झरोखे असल में भीष्म साहनी की यादों का आईना ही है। उन्होंने अपने बचपन, परिवार, समाज और उस दौर के भारत को जिस सादगी और ईमानदारी से लिखा है वो कमाल है। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ इन किस्सों को दोहराना नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझना है कि ये छोटे छोटे झरोखे मिलकर एक इंसान और उसके समय की कितनी बड़ी और गहरी तस्वीर बनाते हैं। चलिए इन झरोखों की दुनिया में उतरते हैं। हम और सबसे पहला जो झरोखा खुलता है वो है बचपन का। जब मैं ये हिस्सा पढ़ रही थी तो मुझे सबसे ज्यादा इस बात ने छुआ कि साहनी जी अपने बचपन को किसी कीमती चीज की तरह नहीं बल्कि एक बहेलिये की तरह पकड़ते हैं। जैसे हाथ से रेत फिसल रही हो। हाँ, और वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। घर का वो बड़ा सा आंगन, माँ की आवाज, स्कूल का रास्ता, ये सब इतनी आम बातें हैं, पर जिस तरह से वो इन्हें लिखते हैं ऐसा लगता है कि ये सिर्फ यादें नहीं बल्कि वो नींव के पत्थर हैं जिन पर उनकी पूरी शख्सियत टिकी है। आपने बहुत सही पकड़ा। यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये कि बचपन की यादें इतनी अहम क्यों होती हैं। हाँ, साहनी के लेखन से ये साफ पता चलता है कि ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त को याद करना नहीं है। अच्छा। वो दिखा रहे हैं कि कैसे मामूली सी लगने वाली घटनाएं जैसे पिता का डांटना या दोस्तों के साथ की कोई शरारत हमारे अंदर गहरे उतर जाती हैं और तय करती है कि हम दुनिया को कैसे देखेंगे। ये झरोखा किताब को एक भावनात्मक जमीन देता है। एक इमोशनल एंकर की तरह। बिल्कुल, ये वो जगह है जहां से साहनी की दुनिया शुरू होती है, जहां उनके मूल्य बनते हैं। और बचपन के उस महफूज आंगन से निकलकर कहानी पहुंचती है परिवार और रिश्तों के झरोखों तक। यहाँ साहनी जी अपने भाई बहनों, पिता, घर के दूसरे लोगों को याद करते हैं, लेकिन ये यादें कोई बॉलीवुड फिल्म की तरह नहीं है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें प्यार है तो तकरार भी है, भाई बहनों की वो मीठी नोक झोंक भी है और कभी कभी मन में रह गई कसक भी। पिता की सख्ती है जिसके पीछे छिपा हुआ प्यार बहुत बाद में समझ आता है। और यही ईमानदारी इन यादों को असली बनाती है। देखिए, रिश्तों की सबसे बड़ी खूबी और खामी उनकी जटिलता होती है। साहनी ने रिश्तों को किसी आदर्श रूप में नहीं दिखाया। सही बात है। उन्होंने उन्हें वैसे ही पेश किया है जैसे वो होते हैं, जहां मिठास के साथ कड़वाहट भी घुली होती है, जहां प्यार के साथ शिकायतें भी होती हैं। यही वजह है कि पढ़ने वाला इन किरदारों से सीधे जुड़ जाता है। उसे अपने ही घर की कहानी लगने लगती है। बिल्कुल। तो घर के अंदर की दुनिया तो ऐसी थी जहां प्यार और तकरार दोनों थे, लेकिन जैसे ही साहनी घर की दहलीज से बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो वहां की सच्चाई तो और भी ज्यादा सख्त और उलझी हुई थी, है ना? हाँ, और ये बदलाव बहुत जरूरी है। अब हम समाज के उस झरोखे में झांकते हैं जहां साहनी उन सच्चाइयों से पर्दा उठाते हैं जिन पर लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे उनके बचपन के समाज में छुआछूत की जड़ें कितनी गहरी थीं, अमीर गरीब के बीच की खाई कितनी चौड़ी थी और धर्म जाति के नाम पर कैसी दीवारें खड़ी थीं। और कमाल की बात यह है कि वो ये सब किसी समाज सुधारक की तरह भाषण देकर नहीं कहते। नहीं, वो बस एक किस्सा सुना देते हैं। हाँ, बस एक छोटा सा किस्सा। लेकिन क्या इससे कहानी बहुत ज्यादा भारी या निराशावादी नहीं हो जाती? मतलब एक के बाद एक कड़वी सच्चाई, क्या वो कहीं उम्मीद की कोई किरण भी दिखाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। साहनी का तरीका ही यही है। वो समस्या का विश्लेषण नहीं करते, वो उसे एक मानवीय अनुभव के तौर पर पेश करते हैं। वो ये नहीं बताते कि छुआछूत एक बुरी चीज है। नहीं, अच्छा, वो एक घटना सुनाते हैं, जी। किसी किरदार का अनुभव बताते हैं जिससे पढ़ने वाले को उस दर्द और अपमान का एहसास होता है। इससे होता यह है कि पाठक समाज की उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर हो जाता है जिनसे वो शायद मुंह मोड़ना चाहता हो। और उम्मीद की बात? रही बात उम्मीद की, तो उनकी उम्मीद किरदारों के संघर्ष में दिखती है, उनकी इंसानियत में दिखती है, न कि किसी ऊपरी समाधान में। यही एक बड़े लेखक की पहचान है। और समाज की इन सच्चाइयों से जुड़ा हुआ एक और बहुत बड़ा और दर्दनाक झरोखा खुलता है राजनीति और आजादी का। साहनी जी की आंखों से हम उस दौर को देखते हैं जब देश आजाद हो रहा था।
और साथ ही बंटवारे का जहर हवा में घुल रहा था। वो बताते हैं कि ये लोग कैसे डर के साए में जी रहे थे, नफरत की हवा कितनी तेजी से फैल रही थी, और इसे पढ़ते हुए उनके मशहूर उपन्यास तमस की याद आए बिना नहीं रहती। हाँ, तमस की याद आना लाजमी है, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक सा फर्क है। तमस एक महाकाव्य की तरह है जो बंटवारे की भयावहता को एक बड़े कैनवस पर दिखाता है। सही है। लेकिन झरोखे में वही इतिहास एक आम इंसान की आंखों से देखा गया अनुभव है। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि कौन जीता, कौन हारा, कौन सी संधि हुई, लेकिन झरोखे हमें ये दिखाता है कि उन बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा था। वो उसे पर्सनल बना देता है। बिल्कुल। एक आम आदमी उस डर को, उस नफरत को, उस अनिश्चितता को कैसे जी रहा था, ये झरोखा इतिहास को आंकड़ों से निकालकर भावनाओं से जोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा, और मुझे लगता है कि यहीं से हम किताब के उस पहलू पर आते हैं जो शायद मेरा सबसे पसंदीदा है, साधारण लोगों का झरोखा। अच्छा। इस किताब में कोई राजा रानी या बड़े बड़े हीरो नहीं हैं। यहाँ के नायक हैं दिहाड़ी मजदूर, सड़कों पर रेढ़ी लगाने वाले, कोई बूढ़ा बाबा, स्कूल के मास्टर जी। अनपढ़ औरतें, छोटे मोटे दुकानदार। हाँ, साहनी जी का ये विश्वास साफ छलकता है कि इन्हीं छोटे लोगों की कहानियां ही असली भारत बनाती हैं। और ये सिर्फ कहानी कहने का तरीका नहीं था, ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, साहित्यिक विद्रोह था। उस दौर में जब साहित्य बड़े बड़े नायकों और आदर्शों पर टिका हुआ था, तब साहनी कह रहे थे कि असली भारत की कहानी किसी सड़क पर चलने वाले मजदूर की चिंता में या किसी माँ की दुआ में है। बिल्कुल। उन्होंने साहित्य का कैमरा हीरो से हटाकर हम पर, यानी आम लोगों पे घुमा दिया। मतलब वो ये कह रहे थे कि हर जिंदगी अपने आप में एक कहानी है, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों न दिखे। बिल्कुल, वो ये दिखा रहे थे कि हर संघर्ष में एक तरह का नायकत्व छिपा है। इन साधारण किरदारों के जरिए वे समाज की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करते हैं। एक रेहड़ी वाले की चिंता में आपको देश की आर्थिक हालत की झलक मिल सकती है। सही बात है। एक बूढ़े बाबा के अकेलेपन में आपको बदलते सामाजिक मूल्यों की तस्वीर दिख सकती है। ये छोटी कहानियों के जरिए बड़ी बात कहने की कला है, और इसमें साहनी जी माहिर थे। और इन सब कहानियों को कहने वाले की भी तो अपनी एक कहानी है। अगला झरोखा इसी पर है, साहित्य का झरोखा, यानी एक लेखक का सफर। हाँ। भीष्म साहनी बताते हैं कि उन्होंने लिखना कैसे शुरू किया, शुरुआती संघर्ष कैसा था, पहली कहानी छपने पर कैसी, मतलब बच्चों जैसी खुशी मिली थी। ये हिस्सा पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे वो हमें अपनी डायरी का कोई पन्ना पढ़कर सुना रहे हों। हाँ, और ये झरोखा किताब को एक और गहरी परत देता है। अब तक हम कहानीकार के जरिए दूसरों की कहानियां देख रहे थे, लेकिन यहाँ कहानीकार खुद अपनी कहानी कहने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। ये पाठकों को लेखक के मन की दुनिया में झांकने का एक अनोखा मौका देता है। हम सिर्फ कहानी नहीं पढ़ते, बल्कि कहानी के बनने की प्रक्रिया को भी समझते हैं। इससे लेखक और पाठक के बीच एक ज्यादा गहरा रिश्ता बनता है। आप सिर्फ एक पाठक नहीं रहते, आप लेखक के हमराज बन जाते हैं। और फिर ये जिंदगी का लंबा सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है और खुलता है बुढ़ापे का झरोखा। यहाँ आते आते माहौल थोड़ा ठहर जाता है, थोड़ा चिंतनशील हो जाता है। साहिनी जी बुढ़ापे के अकेलेपन, गुजरे हुए समय की टीस और यादों की गर्माहट जैसे विषयों को बहुत ही खूबसूरत और मार्मिक भाषा में लिखते हैं। वो दिखाते हैं कि कैसे उम्र के इस पड़ाव पर आकर इंसान के पास सबसे कीमती चीज अगर कुछ बचती है तो वो उसकी यादें ही हैं। सही कहा। और यहीं आकर सारे झरोखे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बचपन की वो मासूमियत, परिवार के खट्टे मीठे रिश्ते, समाज की कड़वी सच्चाइयां, देश का बदलता इतिहास, वो सब साधारण लोग, ये सब अलग अलग धागे मिलकर ही तो जीवन की चादर बुनते हैं। ये आखिरी झरोखा हमें यही दिखाता है कि जीवन के अंत में ये सारे अनुभव और सारी यादें ही एक इंसान की असली पहचान बनती हैं। ये झरोखा जीवन के चक्र को पूरा करता है। उनकी एक लाइन है जो शायद सब कुछ कह देती है, जो गुजर गया वही तो जीवन है, खुद में एक कहानी। बिल्कुल, हर गुजरा हुआ पल एक कहानी है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो झरोखे से कुछ बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, कि जीवन किसी एक बड़ी घटना का नाम नहीं है, बल्कि कई हजार छोटे बड़े पलों का जोड़ है। दूसरी, हर इंसान, चाहे वो हमें कितना भी साधारण क्यों ना लगे, अपने आप में एक पूरी कहानी है। तीसरी, समाज की बड़ी बड़ी बातें असल में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों में छिपी होती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात कि यादें ही इंसान के असली पूंजी हैं। बहुत अच्छे से समेटा आपने।
और अंत में श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। भीष्म साहनी ने हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग झरोखों से झांकने का मौका दिया है। अगर हम ये माने कि हर इंसान की जिंदगी ऐसे ही अलग अलग झरोखों से बनी एक इमारत है, तो सोचने वाली बात यह है कि हमें अपनी जिंदगी के किस झरोखे से झांक कर देखना चाहिए, जिससे हमें खुद की और अपनी दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे गहरी तस्वीर दिखाई दे। वो कौन सा झरोखा होगा? बचपन का, रिश्तों का, संघर्ष का या किसी और चीज का?